हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होकर आप सभी की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। सो बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए आप सभी को पता है हम क्या करा रहे हैं। हम करा रहे हैं आपको अग्रवाल अनसॉल्वड पेपर को सॉल्व। ठीक है, हमने आपको 2024 के सेट्स को सॉल्व करा दिया है। अभी हम आपको 2023 के सेट्स को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2023 का जो सेट 2 एंड सेट 1 है उसे कंप्लीट डिटेल में सॉल्व कराया है। आज हम इस क्लास में बेटा 2023 का जो सेट 3 DX है उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, विगत वर्षों में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन आपको आता हो उसको स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, चलिए बेटा, तो वीडियो को आपने तो लाइक किया नहीं होगा, मुझे पता है, कंजूसी आप लोग बहुत करते हो। लाइक कर दिया करो ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये मैं कोचिंग में मैंने जो है सेट कराया है, इस कारण से आपको यहाँ पर टिक लगे दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट कीजिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। सिंपल सी बात है, ऊपर जो 17 दिख रहा है उसको नीचे वाली जो संख्या है उससे भाग दोगे तो दशमलव के बाद कितने स्थान पर ये जो है पूरा भाग इसका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 17 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, 17 है ना। देखो, समझा देता हूँ बेटा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही आप आंसर बना दोगे, लेकिन इसका मैं एक डिटेल में मेथड बता देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, 17 है और नीचे कितना है, 2 की पावर 2 गुणा 5 है। डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ऐसे ही आंसर। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, 2 है। कैसे पता चला भाई, मुझे मुझे ऐसे पता चला। आपको क्या करना है, आपको देखना है हर में, आपको देखना है नीचे जो हर है उसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, या सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो आप देखेंगे इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा, सबसे बड़ी घात 2 है। इसका मतलब इसका जो है 2 आंसर होगा, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान पर यह समाप्त हो जाएगा। और डिटेल में मेथड क्या है, डिटेल में मेथड सर जी ऐसे होगा। देखो ऊपर 17 है और नीचे देखो 2 की पावर 2 को सोल्व करोगे तो 4 आएगा, 4 की गुणा 5 से होगी यानी कि 20, 4 × 5 = 20। अब 17 को 20 से भाग दे करके देख लो, मतलब इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा आप सभी को। और इसमें क्या है, देखते ही आंसर बता दोगे। भाग करके देखते हैं, जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट से यहाँ पर जीरो बढ़ेगा। अब 20 से भाग दोगे 170 से कम तक, यानी कि 8 तक, 8 दूनी 16, 160, 10 बचेंगे, पॉइंट से जीरो बढ़ जाएगा, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक आए, 1 2। देख लीजिए 2 पर समाप्त हुआ ना, 2 पर समाप्त हुआ ना, ये 2 अंकों के बाद समाप्त हो गया। तो इसका मतलब 2 ऐसे भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो मैंने जो आपको जो ट्रिक बताई है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हर में देखना है सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 1 है कि 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका मतलब आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी बतानी है। किससे, बाई अक्ष से। बेटा बाई अक्ष से दूरी पूछी गई है, इसका मतलब जो एक्स निर्देशांक है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, देखो -3, 5 है। ठीक है, इसकी हमें बाई एच से दूरी बतानी है, बाई एच से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही एक्स निर्देशांक है और ये बाई निर्देशांक है। आपसे बाई एच से दूरी पूछी गई, यानी कि एक्स वाला उत्तर है, तो दूरी कितनी होगी, दूरी आपकी हो जाएगी -3, -3 हमारी दूरी है। और आप कहोगे कि सर अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो बाई वाला उत्तर, यानी बाई से पूछा जाए तो एक्स वाला उत्तर और एक्स से पूछा जाए तो बाई वाला उत्तर होगा। ठीक है, हमसे बाई एच से दूरी पूछी गई थी, इसलिए हमारा जो एक्स -3 था वो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो -3 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल आपसे पूछा गया है। 144 है, पहले उसका गुणनखंड करना है, फिर घातों का योग करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर 144 है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड करना आप सभी को आता ही है। देखिए देखिए बेटा, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे इसे, तो 2 सतह 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 1 2, 2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18,
फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, काटना आ गया। ठीक है, अब देखो कट गया ये। तो बेटा यहाँ पर बताओ मुझे 2 कितनी बार आया। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया तो घात 4 हो गया। ठीक है, फिर 3 आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया तो 3 कितनी बार हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है घातों का योग, घातों का आपसे पूछ रहा है घातों का योग। बेटा घात कौन कौन सी है, घात आपकी 4 है और आपकी 2 है, यानी कि 4 और 2 का योग, योग माने तो जोड़, तो 4 और 2 को जोड़ दो, तो 4 और 2 को जोड़े तो 6 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर क्या मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। सिंपल से आया भैया, 6 आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए ना बेटा, ध्यान से समझ में आ गया। घातों का योग पूछा तो घात 4 और 2 है, उनका जो योग करना था यानी जोड़ना था, तो 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिया गया है लासा 132 और 288 का 31 68 है, तो आपको मासा बताना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दो संख्याएं हैं, इनका लासा दिया गया है, मासा पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यहाँ पर जो है चौथा है, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या है भैया, लासा दिया गया है। लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपको दिया गया है 132 और 288 का, इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम दिया गया है 31 68। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, मासा बताना है, मासा यानी कि HCF बताना है, किनका, 132 और 288 का, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया इसमें कौन सा सूत्र लगेगा भाई, दो संख्याएं दी गई हैं, एलसीएम दिया गया है, HCF पूछा गया है, तो सूत्र लग जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, बताओ 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 क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणा LCM। ये सबको सूत्र पता है ना, पता नहीं है तो दिमाग में डाल लो। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हैं भैया, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये है। पहली 132 है और दूसरी है 288। इनका क्या करना है, गुणन करना है, गुणा करनी है। ठीक है, बराबर है। फिर HCF आपसे क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही लिख दो। LCM कितना है, LCM आपका देखो, LCM कितना है, LCM आपका है 31 68। अब ये गुणा में है तो बेटा ये बट्टे में आ जाएगा, इसके 132 बटा 288 है, ये गुणा में है तो बट्टे में इधर आ जाएगा, यानी कि 31 68 बट्टे में आ गया। तो देखो यहाँ से काटेंगे अब आप, तो कितना आएगा, देखो काटना है अब यहाँ पर, तो 4 से काट देना इसे, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, इसे 4 से नीचे काटिए, तो 4 से 28, 29 30 31, तो 31 यानी कि 36 हो गए, 4 नेम 36, 4 दूना 8। ठीक, फिर ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 3 से काट के देख लो, 3 कम 3 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 छक 18, 1 19, 3 चकू 12। फिर 2 से काटेंगे अगर आप तो कटेगा ये, 2 1 कम 2, 2 चकू 8, 2 चकू 8, फिर 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक, फिर 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, फिर 11 दूना 22, फिर 12 बढ़ाइए में 144, यानी कि हमारा जो है 12 आ गया HCF। देखो इधर केवल ये सब कुछ कट गया तो केवल 12 बचा और बराबर में HCF है, तो आपको HCF निकालना था। HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया 12। बहुत आसान क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 कहाँ पर है बताओ, 12 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं, बराबर हैं, बात को ध्यान में रखना। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या है, मूल कैसे हैं, बराबर हैं, द रूट्स आर इक्वल, हमें यहाँ पर m निकालना है। 5वां क्वेश्चन है, हियर वी हैव अ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर क्या है, 3x² - 12x + m = 0 के मूल कैसे हैं, इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है, मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो आपको ये जो m दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना है, यानी m का मान निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर। सो यहाँ पर क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, मूल बराबर हैं, इसका मतलब जो d होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप सभी को पता है ना, जब मूल बराबर होते हैं तो जो d होता है वो 0 के बराबर होता है। भैया d क्या है, d विविक्त कर है, तो विविक्त कर यानी कि d निकालने का सूत्र क्या होगा, d बराबर होता है b² - 4ac। d कितना है, 0 है, तो 0 रखो, तो बराबर है, तो बराबर a b c कहाँ से मिलेंगे गुरुजी, यहाँ से a b और ये c।
ठीक। तो बी चाहिए ना, बी कितना है, माइनस का कितना है, 12 है, माइनस का 12 है। 4, फिर ए है, ए तुम्हारा 3 है, फिर सी कितना है, सी देखो बेटा एम है, एम चाहिए हमें, आराम से मिल जाएगा ना यहाँ से। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, और चाहते हैं 12, 12 की एम से गुणा होगी तो 12 एम, यहाँ से आएगा 144 बराबर में 12 एम। देखो ये गुणा में 12 है ना, तो ये 44 के बटे में आ जाएगा, 144 के बटे में आ जाएगा। एक ये 12 से कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूना 14, ऐसे करके 24, ठीक है। यानी कि 12 बराबर एम आ गया, यानी कि एम का मान कितना आ गया, एम का मान आ गया 12, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एम इज 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण है 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल बताना है, मूलों का योगफल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या है यहाँ पर, 5x² - 3x + 12 = 0 है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है मूलों का योग, मूलों का योग। तो आप सभी को पता है मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है। मूलों का योग द सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। भैया ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, आप सभी को पता है, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। तो बराबर है बराबर, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस बी, बी कितना है बेटा, बी देखो यहाँ पर माइनस का 3 है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ए कितना है, ए 5 है, कुछ नहीं किया मैंने बेटा, ये माइनस था माइनस लगा दिया, इस बी के स्थान पर ये जो रखा था माइनस का 3 था वो हमने रख दिया, फिर बटा था बटा लगाया, ए कितना था 5 था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3/5 आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। 3/5 हमारा उत्तर है। कहाँ है भाई, कौन से ऑप्शन में है 3/5, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युगपत समीकरण दी गई है, पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। युगपत का मतलब क्या होता है बेटा, युगपद, युगपद यानी कि रेखिक। तो यहाँ पर एक रेखिक समीकरण ये है और दूसरी रेखिक समीकरण ये है, का कोई हल नहीं है, इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो हमें यहाँ पर लेमडा का मान बताना है, क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है। सिंपल सी दो इक्वेशन दी गई हैं जिन्हें हम पहले तो लिखेंगे फिर हम इसे करेंगे इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखिए x + 2y बराबर में 70 पहली समीकरण दी गई है, पहली रेखिक समीकरण है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। एंड देन हमें दिया गया है 2x + लेमडा y = 35, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, इन दोनों समीकरण का कैसा हल है, कोई हल नहीं है, कैसा है, कोई हल नहीं, इन दोनों समीकरणों का कैसा हल है, कोई हल नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है लेमडा का मान, यहाँ से जो है लेमडा निकालना है बेटा। कोई हल नहीं है, इसकी शर्त क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, जब कोई हल नहीं होता है, ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है तो a1 बराबर a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर होता है c1/c2। बोले तो इनका अनुपात जो होता है तीनों का बराबर होता है, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तब हम ये लिख देंगे, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से मिलेंगे भाई, पहली वाली समीकरण से a1 b1 c1, ठीक है। दूसरी वाली समीकरण से a2 b2 और c2 मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई मिल तो गया है मान, अब यहाँ पर रख दो भाई, बैठाल दो। a1 कितना है, देखो a1 कितना है 1 है, a2 कितना है, a2 2 है, बराबर b1 कितना है 2 है, b2 कितना है, लेमडा है, ठीक है। और c1 कितना है 70 है, ठीक है। और c2 कितना है 35 है। मुझे लगता है यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये है कि दो बराबर होते हैं और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, कोई हल नहीं है ना, यही होता है ना। माइंड थोड़ा घूम गया, मुझे थोड़ा जो है मतलब भूल रहा था मैं कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब दो बराबर होंगे, पहले वाले जो दो हैं वो बराबर होंगे, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, यही तो होता है ना। और मेरे दिमाग में आ रहा था कि कोई हल अपरिमित रूप से अनेक हल, जब अनेक हल होते हैं, जब अनेक हल होते हैं तो सभी बराबर होते हैं, ठीक है। गलती नहीं करनी है, मुझसे भी गलती हो रही थी जो कि आपको नहीं करनी है। अगर अनेक हल होंगे, अनेक हल कहे, अगर यहाँ पर कह देता अनेक हल तो हम सभी बराबर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं है, इसका मतलब पहले दो बराबर तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये है जो है बराबर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या है भैया, ये तो बराबर है नहीं तो इसको हम देंगे छोड़, केवल ये दो बराबर हैं तो इनको ले लेंगे। तो लेमडा की 1 से गुणा होगी लेमडा और 2 की 2 से गुणा होगी 4, यानी लेमडा का मान 4 है। ठीक है, समझ में आ गया ना, लेमडा का मान कितना है, 4 है। लेमडा का मान कितना है, 4 है। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो ए का मान ज्ञात करना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, कह सकते हो कि एग्जाम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु हैं, ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। एक बिंदु तुम्हारा ए है और एक ये वाला बिंदु है, इसको बी मान लो भैया, दिया गया है, हम नहीं मान रहे हैं, दिया गया है। ठीक है, ए कितना दिया गया है, -4 का मान 2 दिया है भाई, और ये बी कितना दिया है, बी आपको दिया है 5 का मान 6। बेटा ये क्वेश्चन में दिया गया था, बोला गया था ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड खींच लो सबसे पहले। तो भाई इनको जोड़ने वाला ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें दिया गया है, का मध्य बिंदु, इसका एक मध्य बिंदु है पी। क्वेश्चन में एक मध्य बिंदु पी है जो कि कुछ इस तरीके से है, a/8, 4। ये क्या है, a/8, ये a है ना, a, ये हमें a ही बताना है। मतलब यहाँ का जो a होगा ये क्या होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। अच्छा समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है, उसका ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु में ये ए निर्देशांक आपको निकालना है। यहाँ पर ए क्या आएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु की बात आई है तो यहाँ पर मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा। फिर मध्य बिंदु के सूत्र से कह सकते हो, अपनी भाषा में ऐसे करके लिख दो, मध्य बिंदु के सूत्र से। यहाँ पर देखिए बाई वाला तो पता है हमें, तो बाई का हम नहीं लेंगे, सूत्र केवल एक्स का लेंगे, क्योंकि हमें एक्स का ही निकालना है। एक्स का निकालना तो एक्स बराबर क्या होगा, आप सभी को पता है, एक्स बराबर होता है x2 - x1। क्या होता है एक्स बराबर होता है x1 + x2/2। ठीक है, एक्स बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, ये तो होता है ना। तो देखो यहाँ से x कितना है, x आप देख लीजिए, यहाँ से x कितना है, a/8 है, बराबर है। फिर x1 x2, ये देखिए यहाँ से x1 y1 और ये x2 और ये y2। बेटा x2 कितना है, 5 है, x1 कितना है, -4 है, और बटा में तुम्हारा 2 है। सॉल्व कर दीजिए, a/8, 5 ± a/8 बराबर 5 में से 4 गया 1/2, 2 की ये a है, 2 की a से गुणा होगी तो 2a आ जाएगा, 8 की इधर गुणा होगी 8 ही कम 8, कटने पर 2 चौके 8, यानी a का मान आपको देखो यहाँ से 4 मिल गया। a का मान कितना मिल गया, a का मान 4 मिल गया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, 4 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बेटा आप कहोगे कि सर आपने बाई वाला क्यों नहीं सूत्र लिया, क्योंकि बाई बराबर भी तो आपको पता है ना, बाई बराबर होता है बाई 1 + बाई 2/2। क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगा कि भैया बाई का तो पता है, बाई का क्यों लें, हमें तो केवल एक्स का ही निकालना है ना, तो एक्स वाला लेंगे फिर हम, समझ रहे हो। हाँ चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP और PB का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये 2025 में 100% मान के चलो, 100% नहीं कह सकते लेकिन 95+ चांसेस हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज एक्सट्रीमली क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, स्पेशली इन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है भाई, एक आकृति दी गई है कुछ इस तरीके से, जो कि एक त्रिभुज का मतलब आकार है। क्या है भाई, त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ से सिंपल सी बात है, त्रिभुज है जो कि ABC है, ABC त्रिभुज है। इसमें एक रेखाखंड PQ है, ये तुम्हारा P और ये तुम्हारा Q है। ये जो PQ है इस वाले BC के समांतर है। देखने से ही लग रहा है भाई PQ BC के समांतर है। PQ जो है वो क्या है, समांतर है BC के। ठीक है, PQ जो है, ये वाला PQ जो है इस BC के समांतर में लिख दिया। ठीक है, चलिए हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि AP तथा PB का अनुपात बताना है। AP और PB, देखो AP और PB, AP और PB, AP/PB ये बताना है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ पर जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमें दिया गया है PQ अनुपात VC बराबर 1:3। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होगा, PQ और ये अनुपात का मतलब बटा और ये BC है। ठीक, 1 अनुपात का मतलब बटा और ये 3, तो ये आपको जो है दिया गया है, दैट इज गिवन टू यू। ठीक है,
अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है AP अनुपात PV। तो हम ये कह सकते हैं हमें जो है AP बटा PV निकालना है, ये हमें यहाँ पर निकालना है AP बटा PV क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज में जो PQ है वो BC के समांतर है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 आपको पता है ना कि प्रमेय 6.1 कहती है, क्या कहती है बेटा, कि अगर ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AP बटा AV, ठीक है, क्या कह सकते हैं, AP बटा AV बराबर, इधर अब आ जाओ, AQ बटा AC, ऐसे करके। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। बताओ कैसे कह सकते हैं ये चीज़। ये कहती है प्रमेय 6.1, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमेय तुम्हारी कह रही है। क्या कह रही है कि अगर एक रेखा है जो कि इस त्रिभुज को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर, तथा ये जो भुजा है इस तीसरी भुजा के समांतर है, तो इनकी जो दो भुजाएं आपकी बची हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका अनुपात बराबर होगा। यानी कि AP बटा AV बराबर होगा AQ बटा AC, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इन सभी का जो अनुपात है वो किसके बराबर है भैया, 1/3 के बराबर है। इनका जो है ना ये इसके बराबर है ना, आपको दिया गया 1/3। ये सब कुछ करेंगे तो 1/3 के बराबर आएगा। अच्छी बात है भाई। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें AP, अच्छी बात है, ये तो A चाहिए ना, ठीक है, AP मिल जाएगा। अच्छा, ये AB तो चाहिए नहीं, रुक जाओ, AP है, ये AB है ना, AB तो हमें चाहिए नहीं। देखो, हमें AP चाहिए तो AP मैंने लिखा रहने दिया। हमें PV चाहिए तो AB तो चाहिए नहीं, तो इस AB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ। इस AB, इस पूरे के पूरे AB के स्थान पर आप लिख सकते हो AP प्लस PV। भैया ये पूरा है, इसके स्थान पर आप AP प्लस में PV नहीं कर सकते हो, तो इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा इस AB के स्थान पर AP प्लस PV, क्योंकि ये पूरा AB कब मिलेगा आपको, जब आप इतने में इतना जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर में तुम्हारा ये है क्या है, AQ बटा AC है, और सब टोटल में 1/3 के बराबर है। ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई चाहिए नहीं, मतलब 3 बराबर हैं ये, हमें ये तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें केवल AP और PV चाहिए। तो AP PV यहाँ से मिल रहा है, देखो AP PV, हमें इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ दो, हटा दो, भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको लेंगे बराबर, इसको इसके बराबर ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। AP बटा में AP प्लस PV बराबर में है 1/3 के। 3 की इधर गुणा हो जाएगी तो 3AP, इसकी इधर गुणा होगी तो AP प्लस PV, प्लस का AP इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का AP, माइनस का AP हो जाएगा, और बराबर में तुम्हारे पास PV है। 3AP से 1AP चला गया तो बचा 2AP, और बराबर में तुम्हारे पास PV। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो हमें AP, हमें क्या चाहिए, हमें AP बटा में PV चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो AP, और ये गुणा में PV है तो इसके बटे में ले आओ, क्योंकि हमें यही चाहिए। ठीक, फिर ये तुम्हारा 1 है, 1 रहने दो, और इधर का जो गुणांक है उसको इधर भेज दो, क्योंकि आप गुणा कराओगे 2 की AP से गुणा 2P आ जाएगा, PV की 1 से गुणा PV आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, यहाँ से आप देख लीजिए 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या है, 1, और बटे का मतलब क्या है, बटे का मतलब अनुपात, और ये 2, यानी 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 1:2 हमारा आंसर है। 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन C वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB इतना है, AC इतना है, BC इतना है, तो कोण B का मान कितना होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, अगले ही पेज पे मैं करा दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप होगी कि सर कंजूसी कर रहे हो आप, कोई बात नहीं भाई, कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन आप तो कंजूसी ना करो, आप तो लाइक कमेंट ये कर ही सकते हो ना। और PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट कीजिए, या ऐसा कीजिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज आपको बनाना है ABC, ये A मान लो, ये B मान लो, और ये C मान लो। ठीक है, ABC त्रिभुज है जिसमें ये जो AB है ये तुम्हारा है 6√3। AC तुम्हारा ये जो AC है ये तुम्हारा 12 है, 12 सेंटीमीटर में दिया गया है ये सब कुछ, और ये BC तुमको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ का जो कोण V है ये वाला, ये बताना है। क्या बताना है यहाँ पर, कोण V आपको
बताना है, कोण भी आपको बताना है। क्या बताना है? कोण भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं जो जो हमें दिया गया है उसे, फिर अपने काम पर हम लग जाएंगे। भाई हमें ए बी दे रखा है, या फिर ऐसे समझ लो ए सी दे रखा है। देखिए ए सी बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 दिया गया है। अब ऐसा कीजिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दो, इधर भी वर्क कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। ए सी स्क्वायर मिल जाएगा कि अब 12 का स्क्वायर करोगे, 12 गुणा 12 144। तो ये मान लो समीकरण पहली। ठीक है, इसी प्रकार से ए सी बराबर क्या था? 12 था। अच्छा ए सी कितना दिया था? 12 दिया था। गुरुजी आपने जैसे यहाँ पर किया ए सी बराबर 12 है, उसी प्रकार हम ए बी को ले लें? बिल्कुल ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? ए बी बराबर क्या है? 6√3 है। अच्छा सर जी आपने जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया वैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार, जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे इधर भी कर लो, इधर भी स्क्वायर कर दो। 6√3 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ से सरल करोगे तो कितना आएगा भाई? 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 छंगे 36 आएगा। देखो स्क्वायर जो था 6 के ऊपर था, मैंने कर दिया। फिर ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी तो है, इसके ऊपर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 36 तियाँ 3 का 18, 3 तियाँ 9 और 1 10 यानी 108 आएगा। ये समीकरण बन गई सेकंड। अच्छा सर जी आपने जैसे ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, अब ये बी सी बचा, इसको भी ले लो। मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। अब इधर भी स्क्वायर कर दो, इसको क्यों बिना स्क्वायर के रखोगे? तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो भाई। तो यहाँ से अपने को बी सी स्क्वायर मिल गया, 6 छंगा 36, समीकरण थर्ड। अब ऐसा कीजिए समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ दीजिए। अब देखिए आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार में अब आंसर आ जाएगा, एक बार में बिल्कुल। देखो इस थर्ड को और इस मतलब इस सेकंड को और इस थर्ड को जोड़ोगे जब आप, देखो ए बी स्क्वायर, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड, राइट वाले राइट साइड जोड़ेंगे तो लेफ्ट में ए बी स्क्वायर है और ये वाला लेफ्ट है बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसका वाला राइट ले लो और इसका राइट जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 108 में 36 जोड़ोगे 144। आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 144 जो है ये किसके बराबर है? 144 किसके बराबर है? देखिए 144 जो है ए सी स्क्वायर के बराबर है। देखो 144 जो है वो किसके बराबर है? 144 ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो इस 144 के स्थान पर हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखो एक भुजा का स्क्वायर, या कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बन गया ना। देखो एक भुजा का स्क्वायर बराबर में है दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर लगे भाई पाइथागोरस प्रमेय, ऐसा तो पाइथागोरस में ही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा कर्ण में किस में होता है? पाइथागोरस में होता है ना। पाइथागोरस यानी समकोण त्रिभुज में होता है। किस में होता है ये होता है तुम्हारा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये तुम्हारी पाइथागोरस है, पाइथागोरस है। अच्छा ये पाइथागोरस है भैया, समझ में आ गया, ये पाइथागोरस है। लेकिन गुरुजी ये पाइथागोरस किसमें लगती है? पाइथागोरस लगती है समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। देखो ये थी पाइथागोरस। अच्छा पाइथागोरस किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा जो कोण बी होगा वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री भाई कहाँ पर है? कहीं पर दिया गया है कि नहीं दिया गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आप डायरेक्ट भी ऑप्शन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये देख ही सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया गया 16:25, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। देखो तुम्हारा एक मतलब समरूप त्रिभुज क्या है भाई? दो समरूप त्रिभुज। अच्छा यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक त्रिभुज तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16 और इसका क्षेत्रफल है 25। ठीक है, 16 और 25, इनका हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है अनुपात। इसका क्षेत्रफल 16 है, इसका क्षेत्रफल 25 है, जिनका अनुपात हमें ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनकी भुजाओं का योगफल, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। सॉरी पूछा गया आपसे कि संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? कभी भी बेटा आपको क्षेत्रफल दिया जाए, जैसे अभी क्षेत्रफल दिया गया है समरूप त्रिभुजों का,
क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे पूछा है कि जो समरूप त्रिभुज तुम्हारे हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल दिया गया है, हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो सिंपल सा है इसका हम कर देंगे रूट। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ठीक है, तो रूट कर दो भैया। देखो 16 का रूट कितना होगा? 4 होगा। 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, अनुपात है अनुपात लगा दो। 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी कि 4:25 हमारा 4:5 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमें ऐसे करके देखिए, आपको जो है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है इसका अंडर रूट। इसका क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। ठीक है, रूट कर दोगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात क्या कीजिए। अच्छा, ये है, ये क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन है? इतना आसान है क्वेश्चन? इतना आसान क्वेश्चन कोई देता है? बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो भाई कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है बता दिया इन्होंने 90 डिग्री को अपन राइटिंग है, और यहाँ से जो है ए है, यहाँ पर तुम्हारा वी है, और यहाँ पर तुम्हारा डी है, और यहाँ पर तुम्हारा सी है, और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा तुम्हारी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर तुम्हारे को कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर तुम्हारे 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तुम्हारा ये है और एक त्रिभुज तुम्हारा ये है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम चलते हैं, त्रिभुज तुम्हारा कौन कौन सा है भैया? ए बी डी है, तथा एक त्रिभुज तुम्हारा है ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे, अगर हम ए बी बटा ए बी, इसकी भुजा, इसका कर्ण और इसका कर्ण, ठीक है, ए सी, इसका आधार बटा इसका आधार, मतलब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, ले ली। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर ए बी कितना है? ए बी कितना है तुम्हारा? 3 है। ए सी कितना है तुम्हारा? 6 है, और बराबर में 2/4 है। 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ से देखिए 1/2 बराबर 1/2, मतलब ये हुआ। इससे क्या हुआ? इससे क्या निकला? मतलब आपने देखा कि ये जो त्रिभुज तुम्हारे हैं, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे इसका कर्ण बटा इसका कर्ण, इसका आधार बटा इसका आधार करेंगे अगर आप, तो इनका जो अनुपात है वो बराबर आएगा। अब ये कैसे हुआ? ये बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारी जो भुजा ये एडी है, इसलिए हम यह कह सकते हैं जो तुम्हारी भुजा एडी है, एडी भुजा जो तुम्हारी है, एडी भुजा जो है वो क्या करेगी? ये जो एडी भुजा है, इस कोण ए को जो है, कोण ए को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। ठीक है, क्या करेगी भाई? समद्विभाजित करेगी भाई। इनका अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब ये वाली जो एडी भुजा है, इस कोण को जो है समद्विभाजित कर रही है, यानी कि जो कोण यहाँ पर बन रहा है वही कोण यहाँ पर बन रहा है भाई। ठीक है, ये जो भुजा तुम्हारी एडी है, इस कोण ए को 2 भागों में काट रही है, 2 भागों में काट रही है, 2 बराबर भागों में काट रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर कोण बनेगा। अगर यहाँ पर कोण x बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण x बनेगा। और आपसे इस वाले कोण का और इस वाले कोण का अनुपात पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया x बटा x, मतलब यहाँ का कोण बटा यहाँ का कोण, यही तो पूछा गया है। देखो x कम x कम, यानी 1:1 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यही तो पूछा गया है कि कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कोण वी ए डी बटा में कोण सी ए डी। तो ये कैसे आया? देखो यहाँ पर वी ए डी कहाँ पर है भाई? बी ए डी, यानी कि ये कोण, फिर क्या है? सी ए डी। देखो सी ए डी, ये वाला कोण, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का अनुपात क्या होगा? इसका x है, इसका x है, क्योंकि दोनों का बराबर होगा। जो इसका होगा वही इसका होगा, अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। तो यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, x बटा x करेंगे तो 1:1 आएगा। ठीक है, 1:1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं क्वेश्चन कराने में थोड़ा टाइम लगा देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल जो है
बैठ जाए वो चीज़। मैं 2-3 बार जो है उसको कहता हूँ, जो मैं समझाता हूँ ना उसको 2 बार तो मैं समझाता ही समझाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम में आप भूलें ना क्वेश्चन को, ठीक है? इसलिए मैं 2-3 बार बताता हूँ। और कोई बच्चा ये भी अब नहीं कह सकता कि सर समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसलिए मैं 2-3 बार बता देता हूँ एक क्वेश्चन को, ठीक है? और जितने तरीके होते हैं उसको सोल्व करने के वो भी बताता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइन 31 बटा कोस 59 का मान कितना होगा। बेटा बटे में है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि बटे में कभी भी होता है कि जिसका मान आपको ना पता, जैसे 31 डिग्री और 59 डिग्री का मान पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ऑप्शन जो एक होगा वो आपको टिक कर देना है। या इसका जो सोल्यूशन है वो आपको बता देता हूँ मैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब एग्जाम में टाइम बचाना हो तो ये ऐसे कर सकते हो, बाकी ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ कह सकते हो, ये कह सकते हो एक अप्रोच है देखने का, नज़रिया टाइम बचाने के लिए। जैसे ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो डिटेल में देखिए। साइन है, साइन लिखेंगे। ये जो 31 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 59, जो नीचे वाला उसको लिख दो यहाँ पर घटाकर, क्योंकि 90 में से 59 घटाओगे तो 31 बचेंगे। फिर नीचे तुम्हारा जो है उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है? अब देखो साइन 90 माइनस ये थीटा है, तो आप सभी को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, होता ही नहीं होता? तो देखो कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर देखो 59 है, और नीचे तुम्हारा पहले से ही कोस 59 है। अब देखो कटेगा तो एक से कटेगा, ये देखो ऊपर नीचे सेम है तो कट गया, यानी कि एक बार में कटा होगा फिर ये, तो एक तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? एक तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप सोचना तो ऐसे सोच लो, या फिर ऐसे समझ लो कि सर जी 31 और 59 का तो मान हमें पता ही नहीं है, हमें तो 30 45 60 90 जीरो इसका मान पता है। तो मैं कहूँगा कि बच्चा ये बटे में है तो सिंपल सा इसको ऐसे कट कर दो, एक आंसर आ जाएगा, बस हो गया। अगर ये सर माइनस में होता, अगर ये माइनस में होता साइन 31 माइनस का कोस 59, तो माइनस में होगा तो आ जाएगा जीरो, कट तो जाएगा लेकिन जीरो आएगा, ठीक है? ऐसे करके, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जितने माध्यम होते हैं वो आप सभी को मैं बता देता हूँ, यही बेनिफिट है हमसे पढ़ने से। हमसे जो पढ़ेगा ना उसको सारे मार्क पता चल जाएंगे। एक क्वेश्चन को जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है? ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ ना, अपनी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है, ठीक है? कि आप यहाँ पर हमसे पढ़ रहे हो, इससे आप क्या, आपको क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा हम आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाओ, 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चित्र में, ये चित्र दिया गया है, बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवलंबन कोण की माप कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने 2024 का जब मैं सेट करा रहा था ना, 2024 का जब मैं सेट करा रहा था मैंने कराया था, और मैंने आप सभी को बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या था भैया, एक इस तरीके से जो है इसमें त्रिभुज है जो कि समकोण है, ठीक है? समकोण है भाई। फिर एक और है यहाँ पर जो है इसी लंबाई का, जैसे ये मान लीजिए अगर ये 25 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 25 सेंटीमीटर का ही है, फिर इस तरीके से मिला हुआ है। फिर यहाँ पर जो है ये पूरा 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर जो है 60 डिग्री का है कोण, और यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है Q है, क्या है, Q है, यहाँ V है, यहाँ पर A है, यहाँ पर O है। आपको अवलंबन कोण बताने हैं। ऊपर से देखने पर जो कोण बनेंगे भाई, यहाँ से, जैसे यहाँ से आप देखोगे ऐसे करके आप देखोगे ना, ऐसे करके देखोगे, यहाँ से बैठ करके ऐसे देखोगे, फिर यहाँ पर से देखोगे, तो यहाँ कहीं पर कोण ऐसे करके बनेंगे, और यही कोण आपको बताने हैं कि यहाँ का कोण कितना होगा और यहाँ का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। अवलंबन कोण का मतलब ऊपर जो कोण बनते हैं भैया अवलंबन कोण कहते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लो बेटा, ये जो है 90 डिग्री पूरा का पूरा है, देखो ये 90 डिग्री है, और ये इतना 60 है, तो ये 90 है पूरा, इस 90 में से ये 60 जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। फिर भाई पूरा है, उस टोटल में से मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना घटा दूंगा फिर, तो 90 में से जब आप 60 घटाएंगे 30 बचेगा ना, तो 30 यानी कि हमारा जो है यहाँ का कोण कितना आ गया है, जो यहाँ का कोण P आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है भैया? ये वाला कोण मिल गया। अब ए वाला पता कर लेते हैं। ए वाला कैसे पता चलेगा, देखो बेटा यहाँ का कितना है, यहाँ का 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है और ये पूरा 45 है, तो ये वाला कोण कितना होगा फिर, ये वाला कोण कितना होगा, देखो ये 90 है और ये 45 है, तो ये कोण कितना होगा, ये कैसे निकलेगा? आप सभी को पता है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कहने का मतलब ये कोण ए प्लस कोण ये कोण ओ प्लस कोण वी करेंगे तो आपको मिलेगा 180। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, देखिए ओ कितना है, 45 है, ठीक है? 45 है ना,
और बी कितना है 90 है और 180 है। देखो कोण ए बराबर 180, ये प्लस करेंगे आप तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा तुम्हारे पास 35, 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। कोण ए बराबर 5 और 5 10, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 45 आएगा फिर यहाँ पर। अच्छा ये 45 है, जैसे हमें यहाँ पर पता था वैसे यहाँ पर पता चल गया, वैसे वही अप्रोच लगाएंगे, जैसे यहाँ पर निकाला वैसे ये निकाल जाएगा। ये पूरा का पूरा 90 है। अब इस 90 में से ये 45 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ये 45 ही तो आएगा भाई। 90 में से 45 घटाओगे तो 45 ही तो आएगा फिर। तो ये वाला कितना हो गया, 45 आ गया। तो भाई यहाँ का जो है 45 है और यहाँ का कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर से कोण देखने पर आपको ऐसा दिखाई देगा 45 डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि एक वृत्त है, उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है, तो त्रिज्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बताया गया कि वृत्त की जो परिधि है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 यही कह रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो आपको यहाँ पर बतानी है त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर आपको बतानी है। ठीक है, देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, सभी को पता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 2 आर हैं, एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचा और यहाँ पर केवल आर बचा। तो यहाँ से आपने देखा जो त्रिज्या आ गई वो आ गई 2 मात्रक, 2 आ गई ना, 2 तो 2 मात्रक यानी 2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर की हैं को पिघलाकर के 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये घनाभ है उसको पिघलाकर के 2 मीटर के घन बनाए जाते हैं, लेकिन घन कितने बना सकते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर क्या है भाई, क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक घनाभ है, क्या है, एक घनाभ है भाई, ऐसे करके बना दो बढ़िया करके, प्यारा सा घनाभ ही है। इस घनाभ को क्या किया गया, पिघलाया गया, फिर बनाए गए छोटे छोटे घन। ठीक है, क्या बनाए गए, छोटे छोटे घन बनाए गए भाई। ये घन तुम्हारे जो है इनकी भुजा होनी चाहिए 2 मीटर की। अब मुझे तो पता नहीं है कितने घन बनेंगे, ठीक है, यही आपको बताना है कि कितने घन आप बना सकते हो, लेकिन उनकी भुजा 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है, यहाँ पर कितने घन आप बना सकते हो ये आपको बताना है। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स वी कैन क्रिएट इट। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आपको मैंने समझाया था जब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि किसी चीज़ को जब हम पिघलाते हैं और उससे कोई हम बनाते हैं, किसी को आकृति को बनाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये अगर ये 80 किलो का था ना बेटा, ये 80 किलोग्राम का था, तो ये जो घन बनेंगे ना, ये उनको तोलोगे ना, जब उनका वजन करोगे तो वो भी 80 किलोग्राम ही आएगा, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं जैसे आपने कोई चीज़ है, जैसे ये सिक्का है, ये 8 केजी का है, ठीक है, 8 केजी का है, फिर आपने इनको पिघलाया, फिर आपने छोटे छोटे सिक्के बनाए। जैसे छोटे छोटे सिक्के कितने की भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब उन्हें उनका वजन करोगे ना तो वो 8 केजी ही आएगा। इसका मतलब इनका आयतन बिल्कुल बराबर रहेगा, पिघलाने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि घनाभ का जो आयतन रहेगा वो बराबर होगा घन के आयतन के। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा घन के आयतन के, घन के आयतन के। ठीक है, तो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, और घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3, और इसमें n से गुणा हम करा देंगे। बेटा n से गुणा क्यों करा रहे हैं, कि सर जी भैया हमें घन निकालने हैं। क्या करना है, मुझे घन निकालने हैं। यहाँ पर देखो घनों की संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब बताना है, तो इसलिए हम n से गुणा करा देंगे। ठीक है भाई, मानों को रखो, देखो L गुना B गुना H कितना दिया गया है, देखो L गुना B गुना H दिया गया 9 गुना 8 गुना 2, कितना दिया गया है 9 गुना 8 गुना 2, ये दिया गया है। भुजा कितनी दी गई है, जो घन बन रहे हैं उनकी भुजा कितनी है, 2 मीटर की है। जो घन बन रहे हैं, घन जो बन रहे हैं उनकी भुजा कितनी है, 2 है, पावर में 3 है, फिर गुणा में n है। देखो 9 8 72, 72 दूना करना है, 2 दूने 4, 2 7 14, 144, और इधर 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना n, गुणा में 8 है तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि कट सकता है। 8 कम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 कम 8, 8 6 14। ठीक है, तो 64 8 64, यानी कि 18 बन सकते हैं यहाँ पर घन। घन कितने बन सकते हैं, 18 बन सकते हैं।
यानी इस वाले को पिघला करके आप छोटे छोटे 18 घन बना सकते हो, ठीक है। तो 18 घन बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। 17वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित का माध्य होगा। ये माध्य निकालना आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका माध्य निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो आए ऑप्शन में वही टिक कर देना, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका जो है आंसर बता देता हूँ। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निकाल के देखना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक, माध्य दिया गया 28 और बहुलक दिया गया है 16, तो आपको यहाँ पर माध्यिका बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, हमें यहाँ पर माध्य दिया गया है 28, माध्यक आपको निकालना है, तथा बहुलक हमें दिया गया है, यहाँ पर बहुलक आपको दिया गया है 16। माध्य 28 है, बहुलक 16 है, माध्यक निकालना है। तो मैंने आपको बताया माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें आपको दी जाएंगी और एक पूछी जाएगी, तीसरी वाली पूछी जाएगी। तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है बताओ? सूत्र आपको लगाना है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। बहुलक कितना है? 16 है। 3 माध्यक निकालना है, माध्यक निकालना है। 2 माध्य कितना है? 28 है। 16, 28 दूना 56, 3 गुना माध्य, इन्हें जोड़िए, 6 6 12, 5 6 और 1 7 72, फिर ये 3 बट्टे में आ जाएगा। बेटा ये गुणा में था ना, ये 3 गुणा में था, बट्टे में आ गया। काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 आ गया तुम्हारा यहाँ से माध्य, ठीक है। माध्य कितना आ गया? माध्य तुम्हारा 24 आ गया। माध्य कितना आ गया? सॉरी, माध्य नहीं, माध्यक। माध्य कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बेटा बहुलक वर्ग पूछा गया। ध्यान से थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए बस। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो बहुलक वर्ग पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में माध्यिका वर्ग पूछा गया है। बहुलक वर्ग पूछा जाए या माध्यिका वर्ग पूछा जाए, आपको करना क्या है, जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ा आपको ढूंढना है। भाई इसमें, इस बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है बताओ? इस वाले में सबसे बड़ा 8 है। तो 8 के जो ऊपर है वही होगा बहुलक वर्ग। तो भाई इसके 8, इस सबसे बड़े वाला जो है, इसमें सबसे बड़ा 8 था, तो 8 के ऊपर क्या है? 3 से लेकर के 5 तक, यानी 3 से 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इस बारंबारता में सबसे बड़ा ढूंढिए। सबसे बड़ा 20 है। अब 20 के ऊपर कौन है भाई? 20 के ऊपर कौन बैठा है? 20 के ऊपर बैठा हुआ है 30 से 40। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्या किया है बताओ? इस तरीके से आपको मैंने 2023 का जो सेट 3 DX है, ठीक है, इसके आपको सभी ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं। अच्छे तरीके से समझाए हैं, सारा कुछ समझ में आया होगा आप सभी को, मुझे पता है। और बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि ये सर ये समझ में नहीं है, वो समझ। सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पर, ठीक है। और पूरा प्रयास किया है आप सभी का कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, ठीक है। तो कल जो क्लास इसकी है वो आ जाएगी। अब लगातार क्लासेस आती रहेंगी। अभी थोड़ा जो है डिले हो गई थी क्लासेस, क्योंकि थोड़ा काम पड़ गया था ना, तो इस कारण से थोड़ी जो है डिले पड़ गई थी क्लासेस, लेकिन अब पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड के पास, एक फ्रेंड के पास तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और ईमानदारी से ये काम आपको करना है। एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर कोई भी क्वेश्चन है वहाँ से पूछ सकते हो, PDF एंड नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।